हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही होंगे। मेरा आज का टॉपिक है इरेक इरेक्सन का व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। क्या? इरेक इरेक्सन का व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत। इरेक इरेक्सन ने ना साइको सोशल थ्योरी दी थी। क्या दी थी? साइको सोशल या मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। इन्होंने ना सिर्फ लिबिडो पे काम नहीं किया था, जैविक कारकों पे काम नहीं किया था, समाज और ऐतिहासिक कारकों को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया था। जो ये इरेक इरेक्सन थे, ये साइको एनालिसिस थे, मतलब मनोविश्लेषक थे। क्या थे? मनोविश्लेषक थे। अब बात आती है कि इनका इंटरेक्शन कैसा था। इन्हें नव मनोविश्लेषक भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? नव मनोविश्लेषक भी कहा जा सकता है। इन्होंने फ्राइड द्वारा प्रतिपादित विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए उसे पूरे जीवन काल तक विस्तृत किया है। इन्होंने फ्राइड की या किसी को नकारा नहीं है पूरी तरह से। क्या? फ्राइड को पूरी तरह से नकारा नहीं है। जैसे और जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने उनकी स्टेजेस को नकारा है, इन्होंने उनकी स्टेजेस का पूरी लाइफ तक लेके गए हैं कि पूरी लाइफ में इनका विकास कैसे होता है। व्यक्तित्व के सामाजिक एवं ऐतिहासिक कारकों को समझने की कोशिश की है, इसीलिए इस सिद्धांत को मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने व्यक्ति के सामाजिक ऐतिहासिक जो उसका समाज के साथ इंटरेक्शन है उसको भी महत्व दिया है, इसीलिए इसको मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंदर इसने 3R का फॉर्मूला दिया है। किसका फॉर्मूला दिया है? 3R का फॉर्मूला दिया है। कर्मकांडता, कर्मकांड तथा कर्मकांडवाद। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आ जाता है या आया हुआ है एक बार तो कि 3R का फॉर्मूला किसने दिया है? वो इरेक इरेक्सन ने दिया है। किसने दिया है? इरेक इरेक्सन ने दिया है। पूरे जीवन काल को इन्होंने 8 अवस्थाओं में बांटा। कितनी अवस्थाओं में बांटा है? 8 अवस्थाओं में बांटा है, जिसे जीवन अवधि या लाइफ स्पैन का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसका कहा जाता है? लाइफ स्पैन का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिएगा, अब इसके अंदर हर एक अवस्था के अंदर एक क्राइसिस आता है। क्या आता है? एक क्राइसिस, एक संक्रांति आती, एक संकट आता है जो उसका टर्निंग पॉइंट होता है। क्या होता है? जो उसका टर्निंग, जहां से उसकी पर्सनैलिटी बनती है, जहां से अब वो अगले वाली स्टेज पे पहुंचता है। ठीक है, तो मे बी अब यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बार और रिपीट करा देती हूँ, बहुत अच्छे से मेरे साथ बोलिएगा, क्योंकि बोलने से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या? बोलने से क्लियर हो जाएगा। इरेक इरेक्सन ने व्यक्तित्व का मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। क्या दिया है? मनोसामाजिक सिद्धांत। दूसरी बात, ये क्या थे? मनोविश्लेषक थे। क्या थे? मनोविश्लेषक थे, या इन्हें नव मनोविश्लेषक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने नई विचारधारा उसके अंदर डाली थी, समाज वाली। इन्होंने ईगो, सुपर ईगो को नकारा नहीं था, लेकिन उसके सामाजिक पहलू पे भी प्रकाश डाला था। क्या? उसके सामाजिक पहलू पर भी प्रकाश डाला था। फ्राइड द्वारा प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए उसे पूरे जीवन काल तक विस्तृत किया था। उसको सिर्फ 4-5 स्टेजों में नहीं छोड़ा था, उसको 8 स्टेजों तक लेके गया था। 60 साल की अवस्था तक उसने सारी स्टेजेस को विस्तृत रूप से बता रखा है कि कौन सी अवस्था में कौन से वाला गुण उत्पन्न होता है, और अगर हमारे साथ एनवायरमेंट कैसा बिहेव करेगा तो हमारे अंदर कौन से वाला गुण उत्पन्न होगा, और उसका हमारी पर्सनैलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। व्यक्ति के सामाजिक व ऐतिहासिक कारकों को समझने की कोशिश की है। क्या? सामाजिक और ऐतिहासिक कारकों को समझने की कोशिश की है, इसीलिए इसे मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या है? मनोसामाजिक सिद्धांत नव मनोविश्लेषक ने कहा जाता है। फ्राइड को नकारा नहीं है, उनकी अवस्थाओं को पूरी लाइफ तक लेके गए हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को इन्होंने महत्वता दिया। 3R का फॉर्मूला दिया है। इन्होंने पूरी जो क्या बोलते हैं इसे थ्योरी है वो 8 स्टेजेस में बांटी है, इसीलिए इसको लाइफ स्पैन या जीवन अवधि का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंदर प्रत्येक अवस्था में एक क्राइसिस आता है। अब चलिएगा, अब बात करते हैं पहले वाली अवस्था की। पहले वाली अवस्था कराने से पहले मैं आपको एक लाइन बोल देती हूँ। वो लाइन आपको पूरी अवस्थाओं को एज इट इज याद करा देगी। विश्वास करो स्वयं पर, परिश्रम से पहचान और घनिष्ठता उत्पन्न होती है। क्या? विश्वास करो स्वयं पर, परिश्रम से पहचान और घनिष्ठता उत्पन्न होती है। क्या? फिर से बोलो। विश्वास करो स्वयं पर, परिश्रम से पहचान और घनिष्ठता उत्पन्न होती है। अब देखिएगा, इस वाली लाइन को यहाँ याद कर लो, और एंड में जब जाओगे तो आपको इस पूरी लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या मतलब है। सबसे पहली बात, नंबर 1, विश्वास बनाम अविश्वास।
ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ये जन्म से लेके 1 या 1.5 वर्ष तक की अवस्था होती है। क्या? जन्म से लेके 1.5 वर्ष तक की या 1 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे फ्राइड की मुखावस्था या ओरल स्टेज के साथ कोरिलेट किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? फ्राइड की मुखावस्था या ओरल स्टेज के साथ। अब देखिएगा इसका विकास कैसे होता है। मान लिया एक छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स ने उसे टाइम पे प्यार किया, फीड कराया, उसकी देखभाल की, उसे खाना खिलाया, उसको सूसू पोटी जो भी था उसको सब कुछ टाइम पे किया। तो उसी ना संसार के प्रति या जो उसका एनवायरनमेंट है, उसके परिवार वाले 1 साल तक उसका एनवायरनमेंट है, उनके प्रति उसका पॉजिटिव रवैया हो गया। उसे उनके प्रति विश्वास उत्पन्न हो गया कि हाँ ये सब बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ वे वाले पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, बच्चे को रोते भी लगते छोड़ दिया, उसको टाइम पे सूसू पोटी भी नहीं कराया, खाने को भी नहीं दिया, तो उस वाले बच्चे का क्या होएगा? अपने एनवायरनमेंट के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाएगा। उसे लगेगा कि सब बेकार है दुनिया में, या बाहर वाली दुनिया बहुत ही बेकार है। तो इस एज में उसके अंदर जो क्राइसिस आएगा या वो क्या होगी, उसकी मनोसामाजिक शक्ति क्या उत्पन्न होगी? होप। अगर जो बच्चे को विश्वास हुआ या उचित देखभाल हुई, दुनिया अच्छी है, तो उसके अंदर आशा का गुण विकसित हो जाएगा। उसके अंदर आशा, भाई हाँ हर जगह अच्छा ही अच्छा होता है। और अगर जो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो उसके अंदर निराशा होती है। और ये वाली चीजें किससे होती हैं? ये फीलिंग से होती है। किससे होती है? टास्क क्या है इसकी? फीलिंग। अगर जो आप उसके साथ अच्छे से जुड़ाव करोगे, फीलिंग अच्छे से अटैच होगे, तो सीधी सी बात है उसका विश्वास बन जाएगा, नहीं तो उसका विश्वास नहीं बनेगा। फिर बात आती है स्वता बनाम लज्जा। मतलब ये कैसी है? स्वता वो कैसे करेगा और लज्जा उसके अंदर कैसे होती है? अगर जो उसके अंदर विश्वास आया तो उसको काम, उसके पेरेंट्स आगे बढ़ने के लिए उसका मनोबल बढ़ाएंगे। जैसे वो चलना शुरू करता है तो बच्चे क्या, पेरेंट्स क्या बोलेंगे? हाँ 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 तू चल सकता है, चल चल जल्दी अगले वाला स्टेप रख। तो ये वाली चीजें उसके अंदर उसके पेरेंट्स करेंगे। कोई चीज रख देंगे और बोलेंगे बेटा उसको उठा के लाओ, मतलब उसको प्रेरणा देंगे काम, हाँ वेरी गुड आप इसको कर सकते हो। ये कितने होती है? 1 से लेके 3 साल की अवस्था होती है। ये फ्राइड की गुदा या एनल स्टेज से कोरिलेट करती है। देखिएगा इसके अंदर क्या होता है कि जैसे छोटा बच्चा होता है उसे सूसू पोटी की ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसे इसके अंदर जो ट्रायल होता है वो ट्रेनिंग ही होता है। उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को अगर जो बच्चे को टाइम से बोले कि हाँ बच्चा चलो उठो सूसू पोटी करके आनी है, तो वो क्या होता है उसके अंदर अपने आप ही हो जाएगा, हाँ स्वतः अपने आप करने का गुण हो जाएगा। लेकिन एक बच्चा बेड पे ही पड़ा रहा, उसको किसी ने संभाला नहीं या जैसे भी रहा, तो उसके अंदर हर एक चीज को मतलब लज्जा आ जाएगी कि मैं एक काम कैसे करूं कैसे ना करूं, रोके रखेगा वो हर एक चीज को ना अपने आप अंदर ही। अगर जो उसके अंदर विश्वास, प्रेरणा और मनोबल अच्छा बढ़ेगा तो उसके अंदर स्वतः अपने आप आ जाएगी, और स्वतः आएगी तो उसके अंदर विल पावर भी आ जाएगी, इच्छा शक्ति भी हो जाएगी कि काम वो कैसे अच्छा कर सकता है, वो हर एक चीज को अच्छा कर पाएगा। उसे लगेगा हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर जो उसके मम्मी पापा बहुत सख्त होंगे और उसे हर एक काम करने के रोकेंगे, नहीं इसको टच नहीं करना, इसको छूना नहीं, ये बेकार है, या आप इसे तोड़ दोगे, आप इसे खराब कर दोगे, या उसे हर बात पे डांटेंगे, तो उसके अंदर अपने आप से शेम आ जाएगा, वो लज्जा होगी, वो अपने आप को खोल ही नहीं पाएगा किसी के सामने, अपने विचार प्रस्तुत ही नहीं कर पाएगा, तो उसके अंदर लज्जा आ जाएगी। तो क्या होएगा? अगर जो बच्चे के अंदर अच्छा विश्वास बना तो फिर वो क्या करेगा? स्वतः अपने आप सारे कामों करने की शक्ति रखेगा। और वो अगर जो किसी भी काम को स्वतः खुद से अपने आप करेगा तो फिर उसके अंदर विल पावर भी आ जाएगी। क्या होगी? विल पावर भी आ जाएगी। फिर आती है तीसरे वाली स्टेज पर, पहल बनाम दोष। इसके अंदर क्या होता है कि ये 3 से लेके 5 साल या कई जगह 4 से लेके 6 साल भी इसको लिखा जाता है, इसको प्लेज भी कहा जाता है। ये फ्राइड की प्रधानावस्था या फैलिक स्टेज से संबंध रखती है। इसके अंदर क्या होता है, जो पहले वाली 2 स्टेज होती है उन्हीं को आगे लीड करते हुए अगर जो उस बच्चे के अंदर अच्छे से आशा जगी तो उसके अंदर विल पावर आई तो फिर क्या होएगा कि बच्चा स्वतंत्र फील करेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेगा, वो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करेगा। उसे क्या होएगा कि वो जब स्कूल में चला जाएगा तो बोलेगा कि मैम कोई काम करने के लिए बोले, ये काम कौन करेगा? बच्चा बोलेगा मैं करूंगा, पहल करेगा वो हर एक कार्य में, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। मैम बोलेगी कि पोएम कौन सुनेगा? मैं। एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कौन करेगा? मैं। किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कौन करेगा? मैं। क्योंकि बच्चे के अंदर अपने आप से डिसीजन लेने की शक्ति होगी उस टाइम पे, उसको शर्म वरम कुछ नहीं होगी, उसे लगेगा हाँ मैं ये कर सकता हूँ।
अगर उसको रोका गया होगा हर एक चीज पे तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, दोष, गिल्ट, नहीं मैं ये नहीं कर सकता, वो पहल करेगा ही नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा, वो किसी भी चीज को ये नहीं बोलेगा कि मैं कर सकता हूँ, उसके अंदर ये शक्ति नहीं होगी कि मैं इसको कर सकता हूँ, चाहे वो कर सके परंतु उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि मैं इसको कर दूंगा। तो इसके अंदर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति का विकास होएगा, उद्देश्य या गोल डायरेक्टेड बिहेवियर वो करेगा। क्या करेगा, गोल डायरेक्टेड एक्सप्लोरिंग इसके अंदर होता है, मतलब कि जब वो स्कूल में जाता है तो उसको बाहर उसके टीचर एक्सप्लोर करते हैं कि हाँ करो, उसको एक एनवायरमेंट मिल जाता है बाहर खुलने का। अब आ जाती है फोर्थ स्टेज, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता, इसके ये तो होती है 6 से लेके 12 साल की अवस्था, स्कूल की अवस्था इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कूल की अवस्था इसे कहा जाता है। इसको प्री स्टेज इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ तक बच्चा क्या होता है, प्ले स्कूल में जाता है। किस में जाता है, प्ले स्कूल में, क्योंकि जो हमारा स्कूल का सिस्टम है वो 6 साल का बच्चा फर्स्ट में जाता है, तो यहाँ पे क्या होती है, स्कूल की अवस्था शुरू हो जाती है, 6 से 12 साल स्कूल की अवस्था। इसे फ्राइड की अव्यक्त अवस्था या लेटेंसी स्टेज के साथ कोरिलेट किया जाता है। अब देखिएगा ऊपर वाला सारा एनवायरनमेंट पॉजिटिव हुआ, बच्चे ने पहल की और उसके अंदर इच्छा शक्ति हुई तो उसको स्वतंत्रता, मतलब उसको बाहर करने की मतलब पहल खुद ये हुआ कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, तो उसका समाज में एक पॉजिटिव स्थान बन गया, उसे बाहर के एनवायरनमेंट से सहयोग मिला, क्योंकि जो बच्चा खुलेगा बात करेगा तो टीचर्स उसका सहयोग करेंगे और बच्चे भी सहयोग करेंगे, पेरेंट्स भी सहयोग करेंगे, तो उसके अंदर क्या होगा, परिश्रम करने की क्षमता आ जाएगी, हाँ मैं इसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिस बच्चे को असहयोग मिला, हर जगह उसे रोका गया, नेगेटिव स्थान हुआ उसका कि हाँ ये तो बात ही नहीं करता, ये किसी से खुलता ही नहीं है, शेयरिंग ही नहीं करता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जो बिल्कुल भी शेयर नहीं करते, उन्हें पसंद ही नहीं है किसी के साथ शेयर करना, तो उनको आगे लेके, ऐसा नहीं है इस स्टेज पे आने के बाद उनको ला ही नहीं सकते, एक टीचर को चाहिए कि फिर उससे उसकी जो अंदर जो हेजिटेशन है वो उसको रिमूव करे और उसको बाहर लेके आए, उसको एक्सप्लोर करे, दुनिया से उसे दिखाए कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो। पर ये हम इरेक्ट इरेक्शन की स्टेजेस पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक टीचर का रोल मतलब आज के टाइम के टीचर का रोल नहीं पढ़ रहे, तो देखते हैं इसमें क्या होता है कि इस अवस्था के अंदर अगर जो सहयोग होगा तो वो क्या होगा, परिश्रमी बन जाएगा। फिर वो परिश्रमी बनेगा तो सीधी बात है उसके अंदर कॉम्पिटेंसी आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगी, क्योंकि परिश्रम करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर जो बच्चे जिनको असहयोग होगा, नेगेटिव होगा, जिनको रोका गया होगा, उनके अंदर हीनता आ जाएगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और जो बच्चे परिश्रम करेंगे उनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, हाँ मैं ऐसा कर ही लूंगा। तो ये किससे होता है, स्कूल के व्यवहार से ये सब चीजें कोरिलेट होती हैं। अब बात आती है 5वीं वाली स्टेज पर, पहचान बनाम हीनता। क्या, पहचान बनाम संभ्रांति या कंफ्यूजन, रोल कंफ्यूजन जिसे बोलते हैं, ईगो आइडेंटिटी या रोल कंफ्यूजन जिसको बोला जाता है। इसके अंदर क्या होता है देखिएगा, जब ऊपर वाली स्टेज में उसे सब कुछ अच्छा मिला तो ये देखिएगा किशोर अवस्था होती है, फ्राइड की 12 से 18 साल की अवस्था, या फ्राइड ने यहाँ तक इस पे काम ही नहीं किया, फ्राइड ने यहीं तक काम किया है, तो इसीलिए इसको जो आगे लीड किया है वो इरेक्ट इरेक्शन ने किया है। किसने किया है, इरेक्ट इरेक्शन ने किया है। तो इसमें क्या होता है, अगर जो वो हर एक चीज के अंदर पॉजिटिव नजरिया होगा, उसके अंदर योग्यता का विकास होगा कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, वो परिश्रम करेगा, तो सीधी सी बात है उसकी पहचान अपने आप बन जाएगी। क्या बन जाएगी, पहचान बन जाएगी। और अगर जो बच्चा नहीं परिश्रम कर पाएगा, पहल नहीं कर पाएगा, उसके अंदर कॉम्पिटेंसी नहीं होगी, सामर्थ्य नहीं आएगा, तो उसके अंदर कंफ्यूजन ही रहेगा, संभ्रांति ही रहेगी कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। या यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे कौन सा सब्जेक्ट चूज करे, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये सारे वाले कंफ्यूजन बच्चे के अंदर इसी स्टेज में आते हैं कि लाइफ में तुझे कौन से वाला सब्जेक्ट चूज करना है जिसके साथ तुझे आगे बढ़ना है। इसके अंदर कौन सी मनोसामाजिक शक्ति, कर्तव्य परायणता, और जो ये सारी चीजें होती है वो सोशल रिलेशनशिप किसमें क्या होता है, टीचर के साथ भी होता है, पेरेंट्स के साथ भी होता है, अपने पीयर ग्रुप के साथ भी होता है, अपने रिलेशन जो होते हैं और हमारे फैमिली के रिलेशन उनके साथ भी होता है, आस पड़ोस भी होता है, तो उसका इस बच्चे पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अगर जो स्टार्टिंग से ही बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहा है, सब कुछ उसे पॉजिटिव मिला है, तो उसके अंदर अपना जो रोल होगा उसको लेके ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी, वो अपनी पहचान बना लेगा कि हाँ मुझे ये करना लाइफ में और इसके साथ आगे बढ़ना है।
अब बात आ जाती है 6 स्टेज की, घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव ये तरुण वयस्क अवस्था होती है, मतलब इसको 20 से 30 साल की अवस्था कहा जाता है, जहाँ पर बच्चा सक्सेस हो जाता है, वो अपने जो उसने चूज किया था उसको, उसके साथ अपना करियर बना चुका होता है। ठीक है, यहाँ पे करियर बनाने के साथ क्या होती है, शादी भी हो जाती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस एज तक शादी कर दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, अगर जो उसने अपना करियर अच्छे से बना लिया तो उसका इंटरेक्शन जो समाज के साथ होगा वो बहुत अच्छा होगा, उसका जीवन बहुत खुशी के साथ बीतेगा, और खुशी के साथ बीतेगा तो उसका उसकी लाइफ पार्टनर या उसके पेरेंट्स के साथ घनिष्ठता आएगी। पेरेंट्स के साथ भी घनिष्ठता आएगी, क्योंकि अगर जो वो एक अच्छा बच्चा बन गया और उसे जो अचीव करना था वो उसने कर लिया, तो पेरेंट्स भी उसको ये मानेंगे कि हाँ, जो मैंने इसको सिखाया है वो इसने सीख लिया, तो उनके साथ भी उसकी घनिष्ठता आ जाएगी, लाइफ पार्टनर के साथ भी घनिष्ठता होगी, समाज के साथ भी। और दूसरी तरफ जिस बच्चे को पूरा आगे से पॉजिटिव एनवायरनमेंट नहीं मिला, तो वो वहाँ पे अकेला हो जाएगा, उसको वो घर वालों से भी सेग्रीगेशन की तरफ चला जाएगा, आइसोलेशन में रखेगा, क्योंकि घर वाले बोलेंगे तू कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तुझे यही करना है, वो उसको ताने दे दे के वैसे ही उसको सेपरेट कर देंगे, वो लोगों के सामने जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि लोगों के सामने जाएगा तो फिर वही तेरे फ्रेंड ने ऐसा कर लिया, तेरे भाई ने ऐसा कर लिया, तूने ये नहीं किया, तो वो अपने आप को अलगाव की तरफ ले जाता, अकेला रहना। तो यहाँ पे मनोसामाजिक शक्ति क्या है, प्यार, स्नेह, और ये रिलेशनशिप के साथ है। किसके साथ है, रिलेशनशिप के साथ। 7वीं स्टेज, सेकंड लास्ट स्टेज है। देखिएगा, यहाँ से आपको पता लगा होगा कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल है नहीं जितना आप लोग इसको समझ रहे हैं। और जो मैंने आपको लाइन बताई थी याद रखिएगा, विश्वास करो स्वयं पर, परिश्रम से पहचान और घनिष्ठता उत्पन्न हो जाती है। इस वाली लाइन को देखिएगा, मैं एंड में बताऊंगी, आपको सारी स्टेजेस बिल्कुल सिक्वेंस में याद हो जाएंगी, आप कभी भी नहीं भूलोगे एक लाइन याद करने से। देखिएगा, 7वें वाली स्टेज पे क्या होती है, 7वें वाली स्टेज पे आए, क्योंकि हाँ यहाँ तक करा दिया है, उत्पादनशीलता बनाम अवरोधन, जनरेटिविटी वगैरह, सेग्रेशन। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे की मिडल अडल्ट हो जाती है, मध्यावस्था होती है, यहाँ पे उसके बच्चे हो जाते हैं, वो अपने आने वाली अगली पीढ़ी का कल्याण करने से रिलेटेड काम करता है, उसे सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उसे अच्छी एजुकेशन दे, जो उसे खुद मिली हुई होती है वो उससे भी बेस्ट उसको देता है। तो इसके अंदर क्या होती है, उसके अंदर उत्पादनशीलता हो जाती है, मतलब चीज़ों को प्रोडक्टिव सिचुएशन यहाँ पे आ जाती है। लेकिन जो बच्चे अलग हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, फिर उसके अंदर अवरोधन स्थित आता है, सेग्रीगेशन, वो अलगाव या स्थिर, वो वहीं पर स्थिर रहते हैं, उनसे आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। उनके अंदर मनोसामाजिक शक्ति कौन सी होती है, देखभाल, केयर। क्या, देखभाल, केयर। और ये किससे होता है, वर्क प्लस पेरेंटहुड से, मतलब अगर जो वो अपने बच्चों के साथ या उसका जो कलीग वर्क है उसके साथ उसका कैसा संबंध है, अच्छा रिलेशन है या नहीं है, वो सबके साथ खुशी से रहता है या नहीं रहता है। और वो यहाँ पे क्या होता है कि वो अपनी एज से 1% ही हो जाता है कि हाँ, अब तो जो पहचान बनानी थी वो बना लिया, अब आगे आने वाली पीढ़ी को ही सब कुछ देना, उसी को प्रमोट करना है, जैसा कि उसके पेरेंट्स ने किया था। अब लास्ट वाली स्टेज पे आ जाते हैं, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसके अंदर क्या होता है कि अगर जो बच्चे को सब कुछ पॉजिटिव मिला, उसने बच्चों को भी अच्छा दिया, तो वो बीते दिनों को याद करके बिल्कुल खुश होएगा, हाँ मैं संपूर्ण हो गया, मैं धन्य होगा, मैंने जो सोचा था मेरे लाइफ में सब कुछ मिल गया है, मेरे बच्चे भी अब सेट है। लेकिन जो बच्चा असफल होगा, उसको निराशा होगी कि तुझे लाइफ से कुछ भी नहीं मिला जो तुझे करना था, तेरे फ्रेंड या तेरे भाई या तेरे रिलेशन के और लोग हैं वो वहाँ तक पहुँच के वो वहाँ पर निराश हो जाएगा। इसके अंदर कौन सी है, मनोसामाजिक शक्ति, परिपक्वता, वो विजडम की तरफ चला जाता है, और इसके अंदर वो करता है और ये जो किससे होता है, ये पूरी लाइफ के रिफ्लेक्शन से होता है कि आपने पूरी लाइफ में क्या किया, कैसे किया, ये उसी का रिफ्लेक्शन इसके अंदर होता है। देखिएगा, बहुत ही तो देखिएगा, अब एक बार इसको शॉर्ट ट्रिक में फटाक से याद कर लेते हैं, आपको पूरी याद हो जाएगी। अब जैसे आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है, एक बार में इसको पूरा याद कर लेगा, इसका अगर जो आप स्क्रीनशॉट लोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। इरेक एरिक्सन की साइको सोशल थ्योरी में अवस्थाएं, एक तरफ मनोसामाजिक शक्तियां हैं। सबसे पहला विश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। इसके अंदर कौन सा गुण होता है, आशा या विल पावर। दूसरा होता है स्वयं स्वता या लज्जाशक, जिसके अंदर क्या होता है, इच्छा शक्ति विकास होती है। फिर होता है पर से क्या बनेगा, पहल बनाम दोष। इसके अंदर उद्देश्य और लक्ष्य उन्मुखी या गोल डायरेक्टेड, इसके अंदर मनोशक्ति आती है। फिर आती है इसके अंदर परिश्रम, परिश्रम बनाम हीनता। इसके अंदर कॉम्पिटेंसी या सामर्थ्यता आती है।
फिर से पहचान, पहचान से देखिएगा पहचान बनाम समभर्ती, मतलब कंफ्यूजन, इसके अंदर कर्तव्य प्राणता आ जाती है। घनिष्ठता, घनिष्ठता बनाम अलगाव, जिसके अंदर प्रेम, प्यार, स्नेह तथा लव उत्पन्न होता है। उत्पन्न से क्या होता है, उत्पादनशीलता बनाम स्थिरता, जिसके अंदर देखभाल तथा केयर होती है। लास्ट वाला संपूर्णता बनाम निराशा, परिपक्वता या विजडम जिसके अंदर आता है। देखिएगा अब इस थ्योरी को की जो स्टेजेस है वो याद करनी कितनी आसान है। एक लाइन के साथ, विश्वास करो स्वयं पर, परिश्रम से पहचान व घनिष्ठता उत्पन्न होती है। अगर जो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं ऐसे ही कंटेंट आपको देती रहूंगी। अगर जो आप कमेंट बॉक्स में अगर कोई डाउट है तो प्लीज उसको डालिएगा, मैं उसको क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।